Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Married Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 100 अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर कल थोड़ा कलोल हो गया था। क्या हो गया था कि कल मैंने पढ़ाए तो थे सेक्शन 96 टू सेक्शन 103, पर ओनली इस माइक के वजह से रिकॉर्डिंग सेक्शन 100 तक ही हो पाई। तो हमें दोबारा से आज सेक्शन 101, 102 और 103 पढ़ने पड़ेंगे और फिर उसके बाद ही हम अपने पार्ट 4, जो कि हमारा पार्ट 4 है, किसका पार्ट 4 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उससे चालू करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं सेक्शन 101 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है लेटेंट डिफेक्ट की ये बात करता है। और क्या बताता है ये? एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर एटसेट्रा। अब गवाही दी जा सकती है, सबूत दिया जा सकता है किसका मतलब समझाने के लिए। कोई इलेजिबल कैरेक्टर है, जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी समुदाय में यूज होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में यूज होता है। ठीक है, कोई फॉरेन का ऐसा कोई मतलब कैरेक्टर है, ठीक है, कोई एब्रीविएशन है जो कि इस्तेमाल होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए गवाही देने के लिए इजाजत दे दी जाएगी कोर्ट में कि गवाही दी जा सकती है इलेजिबल कैरेक्टर के मतलब समझाने के लिए कोर्ट में। तो ये देखिए सेक्शन 101 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly intelligible characters. तो गवाही दी जा सकती है, सबूत दी जा सकता है, क्या समझाने के लिए? कोई इलेजिबल कैरेक्टर, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि इलेजिबल है, मतलब जो कि आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर, या फिर कोई और ऐसा कैरेक्टर जो कि आमतौर पर मतलब लिखने पर भी व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता कि ये क्या है, तो वो उसको बोलते हैं इंटेलिजिबल कैरेक्टर। मतलब ठीक है कि रोज रोज वो कैरेक्टर देखने के लिए मिलता, तो उसकी गवाही दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कौन से वो कैरेक्टर होंगे? ऑफ फॉरेन, ऑब्सोलीट, टेक्निकल, लोकल एंड रीजनल एक्सप्रेशंस, ऑफ एब्रीविएशंस एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पेक्युलियर सेंस। तो ये वाले सारे कैरेक्टर्स होंगे जिनका एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये सीधा सीधा क्या है? सेक्शन 101 हमने पढ़ा। अब भाई एब्रीविएशन का एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि क्या ए स्कल्पचर एग्रीज टू सेल टू बी। एक व्यक्ति होता है ए, जो कि मूर्तिकार होता है, और वो मूर्तिकार जो व्यक्ति होता है वो क्या कर लेता है? वो एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है। वो मतलब एग्रीमेंट, करारनामा कर लेता है बेचने का। क्या बी को क्या बेचेगा वो? ऑल माई मोड्स, सारे के सारे अपने मोड्स। ठीक है, तो अब देखिए ए हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स। तो अब जो मोड्स वो ए ने बी को बेचनी है, तो ए के पास अब मोड्स दोनों है भाई, मॉडल्स भी है मतलब मूर्तियां भी है, एंड मॉडलिंग टूल्स, और मूर्तियां बनाने के उपकरण भी हैं। तो किसका एग्रीमेंट टू सेल किया, तो उस चीज का वो गवाही दे सकता है। तो अब देखिए एविडेंस में बी गिवन टू शो विच ही मेंट टू सेल। तो गवाही वो दे सकता है कि वो क्या बेचना चाहता था भाई, मॉडल्स बेचना चाहता था या मॉडलिंग टूल्स बेचना चाहता था। मतलब क्या ए मूर्तियां बेचना चाहता था बी को, या फिर मॉडलिंग टूल्स बेचना चाहता था सारे के सारे। ठीक है, ऑल माई मोड्स में। ठीक है, तो ये टर्म है, तो ये समझ में नहीं आ रही। ये टर्म थोड़ी क्या है? ये टर्म एब्रीविएशन है। अब मॉडल्स मतलब मूर्तियां, ठीक है, एंड मॉडलिंग टूल्स, तो एब्रीविएशन में उसने बोल दिया, इन्हें एग्रीमेंट टू सेल में लिखवा दिया कि मैं अपने मोड्स बेचूंगा। भैया मोड्स क्या? मोड्स बताओ, मूर्तियां हैं, फिर मूर्तियों के बनाने वाले उपकरण बेचने वाले हो आप ए बी को, तो ये होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 102, जो कि बताता है, ये भी लेटेंट डिफेक्ट की बात करता है। क्या बताता है? हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अब कौन गवाही दे सकता है ऑफ एग्रीमेंट, एक करारनामे की, वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो करारनामा क्या कर रहा है, जो करारनामा डॉक्यूमेंट के टर्म्स को बदल दे रहा है। अब देखिए बॉडी पढ़ते हैं सेक्शन 102 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट, जो व्यक्ति पार्टी नहीं है किसी दस्तावेज के। ठीक है, अब दस्तावेज बना है, एग्जीक्यूट हुआ है, तो मतलब या तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में आए या एग्रीमेंट में आए हैं, तो हम मान लेते हैं जो व्यक्ति पार्टी नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट की। अब कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट होगा, दस्तावेज होता है। अब देखिए और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट, या वो व्यक्ति जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है उन पार्टीज के, उन पार्टीज के जो कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति जो कि पार्टी नहीं है, दल नहीं है एक दस्तावेज का, और जो पार्टी दल खुद नहीं है एक दस्तावेज का, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी
क्या रहेंगे, वो भी एक्सक्लूड रहेंगे। किस चीज के लिए, मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स टेंडिंग टू शो अ कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट वेयरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अब जो पार्टी, जो दल डॉक्यूमेंट का दल नहीं है, दस्तावेज का कोई दल नहीं है, उसका दस्तावेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पर क्या होता है, पर क्या होता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कोई लेना देना नहीं है, पर वो व्यक्ति उस दस्तावेज के लिए अगर कोई ओरिजिनल पार्टीज में कोई कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट हो गया था, एक अलग से कोई करारनामा हो गया था, जो कि कंसिस्टेंट है उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ, ठीक है। तो वो पार्टी जो कि, अब वो व्यक्ति जो कि पार्टी नहीं था एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक दस्तावेज की, अब वो गवाही दे सकता है। और क्या गवाही में वो क्या कहेगा कि हाँ मेरे सामने ही ये जो दो पार्टीज हैं एक डॉक्यूमेंट की, इन्होंने कोई अलग से ही एक कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट, एक अलग से ही करारनामा बना लिया था। जो करारनामा इन्होंने अलग से बनाया था ना, वो इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा नहीं पाए थे, ठीक है। बशर्ते एक ही चीज है कि जो पार्टी, अब जो व्यक्ति एविडेंस देगा एक कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट का, कि दो व्यक्तियों के बीच में, जिनके बीच में डिस्प्यूट है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट होने के तुरंत बाद उन्होंने एक कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट, मतलब एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया था, एक ओरल करारनामा कर लिया था, जिसको कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखवा नहीं पाए, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो पर्सन जो कि एक डॉक्यूमेंट की पार्टी नहीं है, वो गवाही दे सकता है, क्या साबित करने के लिए कि हाँ इन व्यक्तियों के बीच में, जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, उनके बीच में कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट था, और वो इस चीज को टेस्टिफाई कर देगा, टेस्टिमनी दे देगा कोर्ट में अपनी गवाही के थ्रू, ठीक है। पर बशर्ते एक ही चीज होनी चाहिए, पर वो जो थर्ड व्यक्ति है उसके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अफेक्ट होने चाहिए उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से, उस दस्तावेज से, ठीक है, तभी वो गवाही दे पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 102 की बॉडी। अब हम पढ़ेंगे इसका इलस्ट्रेशन। देखिए, ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट बी शैल सेल ए सर्टेन कॉटन। तो ए और बी एक करारनामा बना लेते हैं कि भाई बी तुम मेरे को कॉटन दोगे, ठीक है, मतलब बी को कॉटन देना है ए को, वो एक करारनामा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी, और जो बी ए को कॉटन देगा तो ए उस बी को, जैसे बी कॉटन की डिलीवरी देगा, ए बी को पैसे दे देगा। अब देखिए, एट द सेम टाइम, पर उसी समय या उसी समय के थोड़े मिनट बाद क्या होता है, दे मेड एन ओरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए। फिर उन्होंने एग्रीमेंट एक और कर लिया, करारनामा बना लिया एक और। तब ये जो एट द सेम टाइम, जो ये दूसरा वाला करारनामा, दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट। तो ये जो ओरल एग्रीमेंट है ये क्या है, ये कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट है, मतलब पहले ही पार्टीज के बीच में कोई ओरिजिनल एग्रीमेंट बन चुका था, पर जो उसमें शर्त वो नहीं लिखवा पाए, और बाद में उन्होंने कोई शर्त, कोई कंडीशन, कोई टर्म्स फॉर्मुलेट करी, तो वो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने म्यूचुअली ओरल एग्रीमेंट कर लिया। तो अब देखिए क्या होता है, दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट एट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए। तो पहले तो ओरिजिनल एग्रीमेंट में उन्होंने लिखवा लिया ए और बी ने कि बी ए को कॉटन देगा, और बी जैसे ही कॉटन की डिलीवरी करेगा ए को ए पैसे दे देगा। पहले तो ओरिजिनल एग्रीमेंट में जो राइटिंग में था ये लिखवा लिया। अब सेम टाइम थोड़े देर बाद क्या करते हैं, उसी समय वो क्या करते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट और बना लेते हैं, ठीक है, मौखिक एक करारनामा कर लेते हैं अपने बीच में, क्या, और कहते हैं कि भाई जो बी ए को कॉटन देगा ना, तो भाई ए 3 महीने बाद पैसे देगा बी को, ठीक है। तो मतलब बी अपना कॉटन वो उधार पर, क्रेडिट पर छोड़ेगा ए के पास, ठीक है। तो अब देखिए, दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो है ये कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट है, ये ओरल एग्रीमेंट है, ये ए ना तो बी, ठीक है, ना तो ए ना तो बी इसकी गवाही नहीं दे सकता कि हमारे बीच में एक कॉन्टेम्परेनियस ओरल एग्रीमेंट बन गया था, ठीक है, कि 3 महीने की उधार देनी थी किसको बी ने जो कॉटन डिलीवर किया था ए को, अब ए 3 महीने बाद पैसे देगा बी को, ये कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट उनके बीच में हो गया। तो अब देखिए, ये वो व्यक्ति ए ना तो ए और ना तो बी इसके बारे में गवाही दे सकते हैं इस कॉन्टेम्परेनियस ओरल एग्रीमेंट के बारे में, परंतु कौन दे सकता है, बट इट माइट बी शोन बाय सी, पर सी दिखा सकता है कोर्ट में। सी क्या दिखा सकता है कोर्ट में, इफ इट इज अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट। तो सी दिखा सकता है कोर्ट में, अगर सी के इंटरेस्ट इस ट्रांजेक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं तो सी दिखा सकता है कोर्ट में, जी ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ये तो लिखित में एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास ही है, प्राइमरी एविडेंस। पर आगे क्या हुआ था, इन्होंने ओरिजिनल एग्रीमेंट में यह लिख लिया था कि बी ए को कॉटन देगा और ए बी को तुरंत पैसे दे देगा डिलीवरी पर, ठीक है। फिर सी बता देगा या दिखा देगा कोर्ट में कि मेरे सामने फिर इनके बीच में एक कॉन्टेम्परेनियस ओरल एग्रीमेंट और हो गया था, कि क्या हो गया था कि बी जो ए को कॉटन डिलीवर कर देना, तो ए बी को 3 महीने बाद पैसे देगा। तो ये जो ए और बी इस चीज को नहीं बता सकते, इस कॉन्टेम्परेनियस ओरल एग्रीमेंट को कोर्ट में साबित नहीं कर सकते, पर सी कर सकता है।
पर शर्त क्या हो, जो मैं पहले बता रहा था कि शर्त यही है कि सी के कोई इंटरेस्ट अफेक्ट हुए हो जिसकी वजह से वो गवाही देने योग्य हो गया है उस कॉन्टेम्परेनस ओरल एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 102 जो कि इंपॉर्टेंट था। हमारे सेक्शन 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी लेटेंट डिफेक्ट्स के प्रोविजन मिलते हैं, ठीक है। अब हम अपना पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट 3 का लास्ट सेक्शन है जो कि है सेक्शन 103, जो कि बस एक सेविंग क्लोज है। क्या बता रहा है? सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। तो अब सेक्शन 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बचा रहा है, सेव कर रहा है किसको? प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, प्रावधानों को, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रावधान है उनको सेव कर रहा है सेक्शन 103 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। किससे? रिलेटिंग टू विल्स। जो प्रावधान इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हैं और जो प्रावधान संदर्भ रखते हैं किससे? किससे? विल्स से, वसीयत से। तो उनको सेव कर रहा है कि उनका कोई भी इफेक्ट, मतलब विल्स जो प्रावधान है विल्स के, वसीयत के इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, तो उन प्रावधानों को जो जो हमारे पार्ट 3 के जो प्रावधान है, जो पार्ट 3 के प्रावधान है वो कुछ भी दिक्कत नहीं देंगे, मतलब उनको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी अफेक्ट कोज नहीं करेंगे। तो मतलब जो हमारे पार्ट 3, जो हमारे पार्ट 3 का ये चैप्टर कौन सा वाला है? एक सेकंड रुकिए। हाँ, पार्ट 3 का चैप्टर 6 है ना, जो पार्ट 3, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चैप्टर 6। तो ये जो वाले प्रावधान है ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे किसको? वो वाले प्रावधान जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हैं और जो किससे संदर्भ रख रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ विल से, वसीयत की बनावट से। तो कोई भी उनको ये वाले प्रावधान पार्ट 3 चैप्टर 6 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से प्रोविजन है? 94 टू सेक्शन 102 हम लिख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 94 टू सेक्शन 102 हम लिख लेते हैं, और पार्ट 3 लिख लेते हैं, और चैप्टर 6 लिख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 लिख लेते हैं हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। तो मैं सेक्शन 103 की बॉडी भी एक बार पढ़ता हूं, फिर दोबारा से समझा दूंगा। देखिए क्या कह रहा है। नथिंग इन दिस चैप्टर, तो जहां नथिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक सेक्शन की, एक प्रावधान की बॉडी नथिंग वर्ड से स्टार्ट होती है ना, तो वो सेव कर रहा है, मतलब वो सेविंग क्लोज है। किसको सेव कर रहा हो? नथिंग इन दिस चैप्टर, कुछ भी नहीं इस चैप्टर का। और कौन सा चैप्टर का? जो चैप्टर 6 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो shall be taken to effect any of the provisions of Indian Succession Act 1925। तो कुछ भी नहीं चैप्टर 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का shall be taken, कुछ भी नहीं ऐसे ही टेकन किया जाएगा, मतलब कुछ भी ऐसे ही नहीं लगाया जाएगा to affect any of the provisions की जो चैप्टर 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान है वो अफेक्ट नहीं करेंगे, वो नतीजा कोज नहीं करेंगे इसको, ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स। अब जो प्रावधान इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के जो प्रावधान है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स, कैसे विल का निर्माण होता है, कैसे एक विल बनती है, कैसे एक वसीयत बनती है, उसको चैप्टर 6 जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का टच भी नहीं करेगा, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सेक्शन 103 के साइड में सेविंग क्लोज लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो हमारे कल जो हमारे इस माइक के कारण सेक्शन 101, 102 और 103 की आवाज कट गई थी कल वाले वीडियो में, ठीक है, जो कि मेरे को बाद में पता लगा कि इसकी आवाज 15 मिनट की वीडियो कट गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर में, तो वो मैंने आज करवा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो आज के हमें पढ़ना था, पार्ट 4 हम चालू करने वाले हैं, जो कि बताता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। अब पार्ट 4 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सीधा सीधा क्या बताया गया है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस, सबूतों की प्रस्तुति होगी और प्रस्तुति पर क्या नतीजा निकलेगा, तो वो हमें पार्ट 4 में पता लगेगा। तो हम पार्ट 4 का चैप्टर 7 करते हैं, जो कि बताता है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब साबित करने का भार किस पर रहेगा, तो हम इसमें चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा सेक्शन 104, ठीक है, सेक्शन 104, सेक्शन 105, 106, 107, 108, ठीक है, 109 और 1010, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, ठीक है, 118, 119, ठीक है, 119, आगे एक सेकंड रुकिए,
120। तो हम पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट 4 है, जिसमें कि चैप्टर 7 है, जो कि बताता है कि सबूत, ठीक है, साबित करने का भार किस पर रहेगा। तो वो सेक्शन 104 टू सेक्शन 120 है, ठीक है। तो वो हमारा सेक्शन 104 टू सेक्शन 120, तो ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, थोड़े प्रावधान पढ़ेंगे और कल की क्लास में हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं इसके साइड में सेक्शन 104 टू सेक्शन 120, ठीक है। तो हम ये वाले पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में और कल वाले लेक्चर में। तो इससे पहले मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, अपने गिलास में पानी डाल लेता हूँ, उसके बाद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इतने रीड करिए सेक्शन 103 सेविंग क्लोज को एक बार देख लीजिए। इसने सेक्शन 103 पढ़ लीजिए या फिर सेक्शन 102 पर नजर मार लीजिए। इतने मैं पानी पी लेता हूँ। चलो हो गया भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, जो कि है प्रावधान सेक्शन 104 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है, क्या बताता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब साबित करने का भार किस पर रहेगा। सेक्शन 104 जनरल रूल दे देता है। तो हम पढ़ते हैं, अब देखिए, whoever desires any court to give judgment, तो जो कोई भी कल्पना करता है, जो कोई भी इच्छा रखता है, क्या इच्छा रखता है, any court to give judgment, कि कोई भी कोर्ट एक निर्णय दे दे। मतलब जो कोई भी, अब जो कोई भी में कौन आएगा, मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर। तो यही कह रहा है, या कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन या कोई फर्म, ठीक है। तो कह रहा है whoever desires any court to give judgment, तो जो कोई भी कल्पना करता है क्या, कि एक अदालत एक निर्णय सुनाए। और क्या क्या किसको लेकर निर्णय सुनाए, सॉरी, as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist। तो एक व्यक्ति कल्पना करता है कि क्या करता है, कि एक अदालत निर्णय सुनाए, और निर्णय भी किसको लेकर सुनाए, एज टू एनी लीगल राइट, कि कोई कानूनी अधिकार है, ठीक है, उसके फेवर में, और लाइबिलिटी, या फिर जो व्यक्ति कहता है कि आप निर्णय सुनाइए कि लाइबिलिटी है, किसी और व्यक्ति की लाइबिलिटी है, कि उसको उस व्यक्ति ने मेरे को कुछ देना है। और देखिए, डिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स, जो लीगल राइट है या फिर जो लाइबिलिटी है, वो निर्भर किस पर करती है, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स, जो तथ्य हैं और उन तथ्यों का अस्तित्व है, तो ही वो लीगल राइट और लाइबिलिटी बन पाएगी। अगर जो तथ्य दिखाए जाते हैं उस केस में वो ही अस्तित्व में नहीं है, तो लीगल राइट और जो लाइबिलिटी है वो डिपेंड कैसे करेगी, वो तो डिपेंड नहीं करेगी। अब देखिए, विच ही asserts must prove that those facts exist, तो एक व्यक्ति ये कल्पना करता है कि एक कोर्ट, कोई भी अदालत एक निर्णय सुनाए, और क्या निर्णय सुनाए, कि कोई भी लीगल राइट, ठीक है, एनी लीगल राइट, एनी लाइबिलिटी, कोई भी लीगल राइट, ठीक है, कोई भी कानूनी अधिकार, या कोई भी लाइबिलिटी, या कोई भी देनदारी, ठीक है, किसी भी लीगल राइट का या किसी भी लाइबिलिटी का क्या है, एग्जिस्टेंस है, डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स। और ये लीगल राइट और लाइबिलिटी किस पर निर्भर करती है, कि कोई अस्तित्व, जिसके लिए लीगल राइट और जो लाइबिलिटी है वो क्लेम की जा रही है, वो अस्तित्व है, उन तथ्यों का अस्तित्व है। तो अब देखिए, वो तथ्य which he asserts must prove that those facts exist, तो एक व्यक्ति जो तथ्य अस्तित्व में बताता है, और वो क्या करेगा, which he asserts, एक व्यक्ति तथ्य asserts करता है, कुछ फैक्ट्स कोर्ट में बताता है, must prove that those facts exist, तो वो व्यक्ति जो कोर्ट में कोई तथ्य assert करता है, मतलब बताता है, तो वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि वो व्यक्ति उन तथ्यों को साबित भी करे और बताए कि वो तथ्य अस्तित्व में है। मतलब उन तथ्यों पर मैं निर्भर कर रहा हूं, तो वो तथ्य अस्तित्व में है, ठीक है, वो काल्पनिक नहीं है। तो अब देखिए, एंड व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, और साथ साथ जब एक व्यक्ति बाधित है कि वो अस्तित्व साबित करेगा कि कोई तथ्य अस्तित्व में है, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन, तो यह कहा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर है जो कि ये बोलता है कि ये तथ्य अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 104 का जनरल रूल आया था, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, गोला लगा लेते हैं, और जनरल रूल ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, जनरल रूल ऊपर लिख लेते हैं।
अब हम सेक्शन 104 की इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 104 क्या कह रहा है। मोटी मोटी बात में यही कह रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति कोर्ट में, ये कोर्ट एक जज साहब से ये चाहता है कि जज साहब कोई जजमेंट सुना दे, कोई निर्णय सुना दे। और किस बारे में निर्णय सुना दे कि कोई जिस व्यक्ति जो व्यक्ति चाहता है कि उस व्यक्ति की कोई लीगल राइट है या उस व्यक्ति की कोई लाइबिलिटी है या नहीं है, उसके बारे में। तो वो व्यक्ति जो तथ्य का अस्तित्व दिखाता है, ठीक है, वो व्यक्ति जो चाहता है जजमेंट लेना, वो व्यक्ति कोर्ट में कुछ तथ्य एजर्ट कर रहा है, मतलब कुछ तथ्य बता रहा है जज साहब को, तभी तो भाई जज साहब तथ्य सुनेंगे, फैक्ट सुनेंगे, तभी तो निर्णय देंगे। तो अब तो ये कहा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, साबित करने का भार कि वो तथ्य अस्तित्व में है, तो वो उसी व्यक्ति के ऊपर है जो अजर्ट कर रहा है कोर्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि मैंने आपको मोटा मोटा और अच्छे से इंटरप्रिटेशन में समझा दिया। इससे प्री में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा के जो प्री अभी 2024 में जुडिशरी का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पर हमारे एग्जामिनर जो हरियाणा वाले हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन आंसर मास्टर की में ये क्वेश्चन तो यूं का क्यों था, पर आंसर गलत दे रखा था। जनरल रूल तो यही है कि जो व्यक्ति तथ्य अजर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति ही उसे साबित करेगा कि ये तथ्य भाई जिंदगी में अस्तित्व भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन हरियाणा में ये पूछा गया था सेक्शन जो 106 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था कि भाई एक चोर बताऊं, एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रहा है, ठीक है। अब टीटी आ जाता है, उसको पकड़ लेता है, वो पूछता है कि भाई तेरी टिकट कहाँ है, तो वो व्यक्ति कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो अब व्यक्ति अपनी टिकट दिखाएगा तभी तो टीटी मानेगा, हाँ भाई इसके पास टिकट है। अगर वो नहीं दिखाएगा तो वो उसको पकड़ लेगा और भाई फाइन लगा देगा। तो ये क्वेश्चन आया होगा। तो अब भाई उसके पास टिकट है, उस व्यक्ति के पास जिसको टीटी ने पकड़ा हुआ है, तो अब ये बाहर कौन साबित करेगा कि भाई टिकट मेरे पास है? भाई उस व्यक्ति ने वो टिकट लिया, तो पर्टिकुलर फैक्ट है, ये एक पर्टिकुलर नॉलेज वाला फैक्ट है। भाई एक व्यक्ति ने टिकट लिया, अपनी जेब में डाली भी है, नहीं डाली, ठीक है, तो वो ही साबित करेगा। तो ये क्वेश्चन आया होता, सबने यही आंसर लगाया था कि भाई उस व्यक्ति के ऊपर ये जिसको चार्ज किया गया कि वो ट्रैवल कर रहा है विदाउट टिकट, हमने ये टिक किया था। पर हमारे एग्जामिनर जो एचपीएससी के हैं या फिर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्शन 104 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, उसके तहत आंसर दे दिया कि भाई नहीं, जो व्यक्ति अजर्ट कर रहा है ना कि किसी तथ्य की अस्तित्व है, ठीक है, तो वही साबित करेगा, उसके ऊपर ही साबित करने का भार है। पर एक्चुअल में अब अजर्ट तो कौन कर रहा था? टीटी उससे मांग रहा था कि भाई टिकट दे। अब टीटी अजर्ट कर रहा, तो टीटी के ऊपर कैसा भार है कि वो बताएगा कि तेरे पास टिकट थी या नहीं थी? ये तो कोई बात ही नहीं बनी। पर कोई नहीं, इससे हमारे सबके 4.5 नंबर कट गए थे। मेरे को बड़ा दुख हुआ था, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्शन भी लगाया था, और ऑब्जेक्शन भी किसी काम का नहीं रहा था, कोई रिप्लाई नहीं आया उनका, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 104 की इलस्ट्रेशन ए, जो कि बताती है हाँ, A desires the court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. अब A कल्पना करता है कि एक अदालत B को एक गुनाह की, एक अपराध की सजा दे दे जो कि A कोर्ट में बताता है कि B ने किया है। तो अब देखिए, A must prove that B has committed the crime। तो अब A साबित करेगा कि B ने कोई अपराध कमिट किया है, ठीक है। तो हम एग्जांपल एक और लेते हैं कि पुलिस पार्टी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं कि एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, ठीक है। अब उसकी कोर्ट में ट्रायल चल रही है। तो अब जो पुलिस पार्टी है, अभियोजन पक्ष है, सरकारी वकील है, जो पुलिस पार्टी के तरफ से पेश होता है कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट करता है, तो भाई सरकारी वकील तो सारे तथ्य साबित करेगा कि हाँ बी ने एक मर्डर किया भी या नहीं किया। अगर सरकारी वकील यही साबित नहीं कर पाता कि बी ने कोई मर्डर किया है, तो बी को कैसी सजा मिलेगी? बी को कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर सरकारी वकील ये साबित कर देता कि हाँ जज साहब बी ने मर्डर किया, विभिन्न सबूतों के तहत, गवाहियों के तहत, ठीक है, प्रोसिक्यूशन विटनेस को बुलाकर कोर्ट में उनकी टेस्टिमनी दिला देता है, तो भाई ऑब्वियसली साबित हो जाता है और अब बी को सजा होगी। तो यही कह रहे हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं हम, सेक्शन 104 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि बताती है A desires the court to give judgment that he is entitled to certain land in possession of B। अब A कल्पना करता है कि एक जज साहब, एक कोर्ट एक निर्णय सुना दे, और क्या निर्णय सुना दे कि A ही हकदार है उस जमीन के लिए जिस जमीन की पोजेशन में, कब्जे में B बैठा है, ठीक है। आप देखिए, बाय रीजंस ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट एंड विच B डिनाइज। और A जो कोर्ट में तथ्य बताता है कि ये जमीन मेरी है पर इसकी पोजेशन में B बैठा है, और उस तथ्य को B मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। तो अब देखिए
ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस फैक्ट। तो अब ए जो तथ्य बता रहा है कोर्ट में कि बी जिस जमीन पर बैठा है वो जमीन तो साहब एक्चुअली में ए की है, मेरी है, ठीक है, और उसकी पोजेशन में बी है, पर ए क्या बताता है कि मैं उस जमीन के लिए हकदारी तो अब भाई कौन साबित करेगा कि वो जमीन तेरी है या तेरी नहीं है? तो ए को ही साबित करने पड़ेगा कि बी जिस जमीन के कब्जे में बैठा है, ठीक है, पोजेशन में बैठा है, वो जमीन ए की है। तो वो कैसे प्रूव करेगा? कुछ कागजात दिखा दे, या फिर सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भाई अपने नाम कुछ जमीन का अपना नाम कुछ जो एंट्री हो रही है वो दिखा दे। मतलब एविडेंसेस लाने पड़ेंगे उसको, प्राइमरी एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। भाई जमीन का मैटर है, ठीक है, तो लाने पड़ेंगे एविडेंसेस। कोई सेल डीड दिखा दे, ठीक है, और वो दिखा दिया तो बी के फेवर में तो कुछ भी नहीं है, कागजात ये तो ऐसे ही बैठा कब्जे से, ठुंडागिरी से। तो अब ए ये दिखा देगा ना, तो पूरी की पूरी ए को उस लीगल राइट के लिए, उस एक लीगल अधिकार के लिए जजमेंट सुना देगा वो कोर्ट, ठीक है। अब ए ने साबित करके रख दिया कि हाँ इस जमीन पर मेरा हक, मैं ही हकदारित हुई जमीन के लिए जिस पर बी बैठा है। अब उसने कैसे साबित किया? कुछ एविडेंस से साबित किया। तो अब ए हकदारित हो गया, कोर्ट जजमेंट सुना देगी। अब ए को क्या जजमेंट मिली कि हाँ वो लीगल राइट है उसकी, भाई हाँ उसकी जमीन है, बी आप वहां से हट जाइए और ए ही इस जमीन पर अब बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 104 जो कि मैंने आपको बॉडी भी पढ़ाई और दोनों इलस्ट्रेशन पढ़ाई, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 105 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब देखिए ये कहता है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, अब किसके ऊपर साबित करने का भार रहेगा? तो वो 105 बताता है। अब देखिए बॉडी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन अ सूट और प्रोसीडिंग, तो जो साबित करने का भार है एक सूट में मतलब दीवानी मुकदमे में, और प्रोसीडिंग या फिर एक फौजदारी प्रक्रिया में मतलब एक क्रिमिनल केस में, ठीक है। और देखिए lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side, उस व्यक्ति के ऊपर साबित करने का भार होता है कि वो व्यक्ति हार जाएगा, उस केस को हार जाएगा अगर दोनों ही साइड से कोई एविडेंसेस कोर्ट में दिए ही ना गए तो, ठीक है, तो वो व्यक्ति हार जाएगा। तो साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने कि केस चलाया हुआ है। अगर दोनों पार्टी, वो व्यक्ति और जो अपोजिट पार्टी जिसके ऊपर एक ने केस चलाया, कोई भी पार्टी एविडेंस अड्यूस नहीं करते हैं कोर्ट में, तो वो पार्टी, जो सी पार्टी हार जाएगी, कि अगर दोनों पार्टी में से कोर्ट में किसी ने भी एविडेंस नहीं दिए, तो जो पार्टी हार जाएगी केस को, भाई साबित करने का भार उसी के ऊपर होगा कि मैं साबित करूंगा अपने केस को कि मैं हारूंगा कैसे, मैं तो हर एक लीगल राइट का अस्तित्व कोर्ट में दिखा दूंगा, और जो मेरे को लीगल राइट डिक्लेयर करवानी है कोर्ट से, मतलब जजमेंट लेनी है, वो मैं ले लूंगा। तो साबित करने का भार उसी पर रहेगा कि जो व्यक्ति एक केस की पार्टी है, तो जो व्यक्ति हार जाएगा, ठीक है, who would fail if no evidence at all were given on either side, जो कि हार जाएगा, विफल हो जाएगा अगर एविडेंसेस दोनों साइड ना दिए गए तो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 105 जो कि बहुत इजी सेक्शन था, पर इसमें हम इसे मार्क कर लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। बस who would fail if no evidence को हम मार्क कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब हम सेक्शन 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं, जो कि बताती है इलस्ट्रेशन ए sues B for land of which B is in possession। तो ए बी पर केस चलाता है कि क्या केस चलाता है? रिकवरी ऑफ लैंड का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ए बी पर केस चलाता है कि बी को वसूली चाहिए, ए वर्सेस बी, ए केस चलाता है बी के ऊपर, मतलब ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। तो ए क्या केस चलाता है कि वो लैंड ए को चाहिए जो बी की पोजेशन में। अब देखिए, एंड विच एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बीज फादर। और अब ए ने जो सूट चलाया बी के ऊपर, एक केस चलाया कि बी एक जमीन की पोजेशन में है तो वो मेरे को चाहिए, ए कहता है कोर्ट में। और ए अब क्या असर्ट करता है, क्या कोर्ट में बयां करता है, वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, कि जो ये बी जिस जमीन पर कब्जे में बैठा है, ये बी के फादर सी ने मेरे नाम करवा दी थी, पर अब भी इसमें कौन बैठा है? बी कब्जे में बैठा है। अब देखिए, इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर कि अब कोई भी गवाही नहीं दी गई, ना तो ए की साइड से कोई गवाही दी गई, ना तो बी की साइड से कोई गवाही दी। अब देखिए, बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजेशन, तो अब बी हकदारित हो जाएगा कि वो अपने पोजेशन को रिटेन करे रखे, बनाई रखे। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, तो अब यहाँ साबित करने का भार किसके ऊपर है? ए के ऊपर है कि वो साबित करे कोर्ट में, हाँ कि कोई विल थी बी के पापा सी की, जो सी टेस्टेटर था
बी का पापा और उसके बी के पापा सी ने मेरे नाम ए के नाम सारी की सारी जमीन कर दी थी। अब जिसकी पोजेशन में उसका बेटा बैठा है और ए को वो जमीन चाहिए, तो अब ए ही साबित करेगा, ए के ऊपर ही साबित करने का भार रहेगा कि हाँ इस जमीन के लिए मैं हकदारी हूं जिस पर बी बैठा है, क्योंकि वो बी के पापा सी ने मेरे नाम वसीयत से करवा दी थी। ठीक है, तो अब ये साबित करने का भार ए के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि वो फेल हो जाएगा ना, अगर भाई ए ने भी कोई एविडेंस नहीं दिया केस में, ना तो बी ने दिया, तो बी तो भाई पोजीशन में ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो वो तो अपनी पोजीशन को रिटेन बनाए रखेगा। ठीक है, उस जमीन पर, तो अब ए को सबूत देने पड़ेंगे तभी वो केस को जीत पाएगा। अगर वो सबूत नहीं देगा तो वो हार जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार ए के ऊपर है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी। ठीक है, आई होप आपको इलस्ट्रेशन ऐसे समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बातें। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी। देखिए, ए सूज बी फॉर मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड। तो ए बी के ऊपर केस चलाता है कि बी ने कुछ पैसा देना है ए को जो कि बॉन्ड पर ड्यू है। ठीक है, मतलब मान के चलिए एक और बी के बीच में कुछ डीलिंग हुई होगी, ए ने कुछ सामान दे दिया होगा, बी ने पैसे देने हैं, तो वो पैसे नहीं दे रहा, तो अब ए ने बी के ऊपर केस चला लिया कि एक मुचलके के ऊपर बी को पेमेंट करनी है ए को, और वो पैसा बकाया। अब देखिए, विच ए डिनाइज, अब देखिए द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड। अब जो बी है ना वो एग्जीक्यूशन बनाना उस बॉन्ड का एडमिट कर लेता, स्वीकार कर लेता। अब देखिए, बट बी सेज दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। एग्जीक्यूशन तो बी एडमिट कर लेता, स्वीकार कर लेता, कबूल कर लेता कि हाँ ये बॉन्ड मैंने ही बनाया था, पर लेकिन बी है डिनाई करता है कि ये फ्रॉड से, ये धोखाधड़ी से ऑब्टेन किया गया था ये बॉन्ड ए के द्वारा। अब देखिए, विच ए डिनाइज, और ए मना करा कि नहीं कोई धोखाधड़ी कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, बी ने तो खुद मेरे को ये बॉन्ड दिया था, अब वो पैसे नहीं दे रहा। अब देखिए, इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर यहाँ इस केस में ना तो ए की तरफ से कोई गवाही दी गई और ना तो बी की तरफ से कोई गवाही दी जाती, तो अब देखिए ए वुड सक्सीड, तो ए सक्सीड हो जाएगा, ए को यहाँ क्या मिल जाएगा, ए यहाँ पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। किस चीज के लिए, एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूव्ड, क्योंकि बॉन्ड तो डिस्प्यूटेड हुआ ही नहीं था, क्योंकि बी ने बॉन्ड को तो एडमिट कर लिया था कि हाँ ये मैंने ही बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है। लेकिन अब क्या होता है, पर क्या होता है, एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूव्ड, पर जो फ्रॉड है बी के द्वारा, जो बी अजर्ट कर रहा है कि फ्रॉड के द्वारा ए ने वो बॉन्ड ले लिया था, पर बी एडमिट कर रहा है कि ये बॉन्ड तो मैंने एग्जीक्यूट किया था, पर बी ये नहीं साबित कर पा रहा है कि ए ने कोई फ्रॉड करके वो बॉन्ड उससे लिया था। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ऑब्वियसली बी के ऊपर है, क्योंकि वो फेल हो जाएगा अगर कोई एविडेंस फ्रॉड को प्रूव करने के लिए बी ने नहीं दिया। तो अब देखिए, देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी, तो यहाँ साबित करने का भार कि ए ने कोई फ्रॉड प्ले किया था बी के ऊपर, और बी ने कोई बॉन्ड दे दिया था ए को, जो उस बॉन्ड को बी एडमिट भी कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, कबूल कर रहा है, पर बी बाद में ये भी कह रहा है कि जो ए ने मेरे से ये बॉन्ड लिया ये फ्रॉड से लिया, पर अब बी को अब क्या ये फ्रॉड प्रूव करना पड़ेगा। तो फ्रॉड प्रूव करने के लिए कोई कागजात, कोई सबूत देनी पड़ेगी, कोई गवाही देनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, तभी बी की वो लायबिलिटी हटेगी उसके सर से। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो हमारे इसमें एग्जांपल में इलस्ट्रेशन बी में हमने क्या देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ बी के ऊपर है, क्योंकि वो विफल हो जाएगा अगर दोनों साइड से एविडेंसेस नहीं दिए जाते। भाई ए भी नहीं देता, क्योंकि ए ने तो बॉन्ड पे केस चला रखा है, और वो जो बी ने एडमिट भी कर लिया कि हाँ ये बॉन्ड तो मेरा एग्जीक्यूट मैंने किया था, तो ए को अब और कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, वो क्यों देगा, पर बी को देने पड़ेंगे अगर कि वो फ्रॉड साबित करना चाहता है कि ए ने मेरे ऊपर फ्रॉड प्ले किया था तभी मेरे से बॉन्ड ले लिया था ये। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि मैंने आपको बहुत प्यारी तरह से समझाया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 106 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, और सेक्शन 106 से ही क्या हुआ था, सेक्शन 106 से ही क्या हुआ था सेक्शन 106 से क्वेश्चन नहीं आया था हमारे, हाँ जो हमारा सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का था ना, जो ट्रेन वाला भी मैंने एग्जांपल बताया, वो सेक्शन 109 हो गया अब। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं। अब देखिए सेक्शन 106, अब देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, अब साबित करने का भार और एक ऐसे तथ्य को जो कि तथ्य पता है, निश्चित है कि वो प्रूव करना है, तो वो ही साबित करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर फैक्ट, एक निश्चित, एक सर्टेन तथ्य, तो वो है सेक्शन 106 की बॉडी ऑफ पढ़ाओ। देखिए,
द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। तो साबित करने का भार कि एक पर्टिकुलर तथ्य अस्तित्व में है, तो वो तथ्य की अस्तित्व का जो साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो कि यह कल्पना करता है, यह विश करता है कि कोर्ट की अदालत यकीन माने कि वो तथ्य अस्तित्व में है। ठीक है, अब देखिए अनलेस एक्सेप्शन क्या है, कब उस व्यक्ति को पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है जो कि कहता है कोर्ट में कि वो अस्तित्व में है। कब नहीं प्रूव करने की एक्सेप्शन क्या है, इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन। अगर किसी कानून में यह बता रखा है कि यह पर्टिकुलर फैक्ट जो कि यह एक पर्टिकुलर फैक्ट जो कि जिसका कि अस्तित्व कोर्ट में साबित करना है, अगर किसी कानून में यह बताया हुआ है ना कि इस पर्टिकुलर फैक्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, साबित करने का भार किस पर होगा, तो उस व्यक्ति पर होगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट। अनलेस एक्सेप्शन है कि अस्तित्व पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने का तब एक व्यक्ति पर नहीं रहेगा, ठीक है, जब किसी भी कानून में एक साबित करने का भार बताया गया है उस पर्टिकुलर फैक्ट का एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है, तो उस व्यक्ति पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि मैंने आपको पढ़ाया। दोबारा एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर फैक्ट और पर्टिकुलर पर्सन क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट। अब ए बी पर केस चलाया था कि बी ने कोई चोरी की है। अब देखिए, एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी, सॉरी, और अब ए कल्पना करता है कि अदालत क्या मान ले कि जो बी के ऊपर जो ए ने केस चला रखा है कि बी ने चोरी कर रखी है, कि ए कल्पना करता है कोर्ट में कि सर बी ने अपना ये चोरी करने की जो ये वारदात है ये सी के सामने कबूल कर ली थी। तो अब देखिए, ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। तो अब ए साबित करेगा, क्या साबित करना पड़ेगा ए को, कि बी ने सी के बी ने एडमिशन दिया है, कोई कबूलनामा, कोई स्वीकारोक्ति दी है सी को, तो ये साबित करेगा। अब देखिए, बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। अब उसी केस में बी ये कहता है कि जिस समय ये ए बता रहा ना कि ए बता रहा कि मैंने सी को एडमिशन दे दिया था, कि मैंने चोरी करी थी, तो बी ये कहता है कि मैं तो कहीं और था, ये तो अब ये झूठ बता रहा है, अरे मैं सी को एडमिशन कैसे दे सकता था, मैं तो कहीं और था। तो अब बी ने ये बात बता दी ना कोर्ट में, तो ये पर्टिकुलर फैक्ट, ये एक पर्टिकुलर तथ्य किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि वो कहीं और था, तो ये बी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 106 का इलस्ट्रेशन, जो कि सिंपल सी इतनी बात कर रहा है कि जो भी एक व्यक्ति बताता है कोर्ट में और कोर्ट से कल्पना करता है कि कोर्ट मेरी बताई हुई बात पर अस्तित्व मान लेगी, उसका एग्जिस्टेंस मान लेगी, तो वो पर्टिकुलर फैक्ट वो व्यक्ति साबित करेगा कि हाँ उसका अस्तित्व है। ठीक है, और अनलेस कब नहीं करना पड़ेगा उसको, ये पर्टिकुलर फैक्ट कब साबित नहीं करना पड़ेगा कि वो अस्तित्व में है, जब किसी कानून में यह लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने का भार किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है, तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 106 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीटी में भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें पीटी एग्जामिनेशन से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, मान के चलिए आप। अनलेस के साइड में आप एक्सेप्शन लिख लीजिए, ठीक है, एक्सेप्शन लिख लीजिए। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, प्री में भर भर के इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेक्शन 107 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 107, 108 और 109। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज 107, 108 और 109, फिर अपनी क्लास को खत्म कर देंगे, क्योंकि भाई इतने प्रोविजंस प्रावधान नहीं पढ़ाए जाते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने तो पहली बार ये सुना होगा जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे इलस्ट्रेशन है ना, वो हमें अपने रियल लाइफ जो एग्जांपल जो हमारे पास सर्कमस्टेंसेस आएंगे केस के, उस पर फिट करके चलने हैं। ठीक है, तो भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से भी पढ़ा रहा हूँ और मैं टाइम ले लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 107 जो कि बताता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। तो ये क्या कह रहा है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट, अब साबित करने का भार एक तथ्य के ऊपर
एक तथ्य को साबित करने का भार, देखिए बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। तो अब इसकी बॉडी पढ़ते देखिए सेक्शन 107 की कहता है द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट necessary to proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence। तो कह रहा है the burden of proving any fact, तो साबित करने का भार, क्या साबित करना है, एक तथ्य साबित करना है और उस तथ्य को साबित करने का भार, देखिए necessary to proved in order to enable any person to give evidence। और जब तक एक तथ्य साबित नहीं होगा ना तो इतने एक व्यक्ति को एनेबल नहीं किया जाएगा कि वो कोई गवाही दे सके। अब देखिए ऑफ एनी अदर फैक्ट की दूसरे तथ्य की वो गवाही दे सके, ठीक है, मतलब एक तथ्य की एक व्यक्ति ने गवाही देनी है पर वो व्यक्ति जब तक गवाही नहीं दे सकता जब तक कोई दूसरा तथ्य साबित ना हो जाए। तो देखिए इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। तो अब साबित करने का भार किस व्यक्ति के ऊपर है, जो कि क्या करना चाहता है, जो कि एक गवाही देना चाहता है। तो हम सेक्शन 107 को इलस्ट्रेशन के तहत समझते हैं, इससे हमें सेक्शन 107 समझ में आएगा। अब देखिए A wishes to prove dying declaration by B, A must prove B death। अब A प्रूव करना चाहता है कि जो B जो मरा है ना, जो विक्टिम है, उसने कोई डाइंग डिक्लेरेशन दी थी, मतलब उसने जब वो मर रहा था तो B ने कुछ A को बोला था जो कि डाइंग डिक्लेरेशन बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये तथ्य कि उसकी डिक्लेरेशन का तथ्य भाई पहले प्रूव होगा या फिर भाई वो पहले ये तो प्रूव कर दे कि B मर चुका है, ठीक है। तो पहले कोर्ट में ए यह साबित करेगा कि बी मर चुका है और फिर ये साबित करेगा कि ये बी की डाइंग डिक्लेरेशन है। तो पहले ए बी का मरना साबित करेगा उसके डेथ सर्टिफिकेट से और फिर ए बी की डाइंग डिक्लेरेशन साबित करेगा जो बी ने उसको बोला था या बी ने कुछ लिख के दिया था, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 107 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इलस्ट्रेशन ए। अब इलस्ट्रेशन बी देखिए ए विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस। अब ए कल्पना करता है, ए ख्वाब देख रहा है कि वो साबित कर देगा किससे, द्वितीय एविडेंस से, सेकेंडरी एविडेंस से। क्या, द कंटेंट्स ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट। ए कल्पना कर रहा है कि ए साबित कर देगा सेकेंडरी एविडेंस से, द्वितीय एविडेंस से, क्या, एक दस्तावेज, एक गुम हुए दस्तावेज के कंटेंट्स, मतलब एक दस्तावेज है जो गुम हो गया है, ठीक है। और ए अब कल्पना कर रहा है कि मैं उस गुम हुए दस्तावेज की कोई उसके पास सेकेंडरी कॉपी होगी तो उससे वो साबित कर देगा क्या, कंटेंट्स उस गुम हुए दस्तावेज की। अब देखिए ए मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। तो पहले ए सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में साबित करने से पहले ये तो साबित करेगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो गुम हो चुका है, या ओरिजिनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है वो ए कोर्ट में कि वो गुम हो चुका है। सेकेंडरी एविडेंस पहले दे रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले कोर्ट में आप साबित करोगे कि जी जो ओरिजिनल जो एक डॉक्यूमेंट था जो कि ओरिजिनल इन इटसेल्फ था वो लॉस्ट हो चुका है, वो गुम हो गया है, तो क्या मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूं। तो पहले सेकेंडरी एविडेंस ऑब्वियसली उसको परमिशन मिली होगी, ठीक है, कोई से उस वाले प्रावधान के अंतर्गत। कौन से प्रावधान के अंतर्गत, जो हमारा सेकेंडरी एविडेंस के प्रावधानों को परमिशन देता है कि हाँ ये आपको इजाजत है कि आप एविडेंस दे सकते हो सेकेंडरी। तो वो कौन सा सेक्शन था, ये रहा वो सेक्शन था हमारा, एक सेकंड रुकिए, 60, हमारा सेक्शन 60 था जिसमें कि परमिशन मिलती है मतलब एक व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है जो भी सेक्शन 60 के अंदर क्लोजेस जो कि सेक्शन 60 के अंदर प्रावधान है उसके तहत अगर उसमें उसका केस उसमें फॉल कर रहा है सेक्शन 60 के कोई भी क्लोजेस में तो वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। पर भाई ए जो कि सेकेंडरी एविडेंस से एक कंटेंट साबित करने वाला है गुम हुई दस्तावेज की, तो पहले ए कोर्ट में यह तो साबित करेगा कि दस्तावेज गुम हो गया है, ठीक है, पहले यह साबित करेगा कि जी एक दस्तावेज था वो गुम हो गया है। तो अब वो सबूत दे सकता है, वो साबित कर सकता है क्या साबित कर सकता है, कंटेंट साबित कर सकता है सेकेंडरी एविडेंस से, ठीक है, उस गुम हुए दस्तावेज के। तो ये था हमारा सेक्शन 107 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें कि आप सिर्फ ये मार्क कर सकते हो, इसकी इलस्ट्रेशन मार्क कर सकते हो और ये इसकी इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक व्यक्ति को कोई फैक्ट कोई तथ्य साबित करना है, पर उस व्यक्ति को वो तथ्य साबित वो जब तक नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा तथ्य साबित ना हो जाए। तो पहले वो दूसरा तथ्य साबित करने का भार उसके ऊपर रहेगा, फिर ही वो पहले वाला तथ्य साबित करना चाहता है। जैसे हमारे इलस्ट्रेशन ए में क्या था कि ए विश करता है कि वो साबित कर दे कि
बी ने मरते टाइम ए को कुछ बताया था, तो मतलब ए चाहता है कि वो बी की डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में साबित कर दे, पर अब वो डाइंग डिक्लेरेशन डायरेक्टली साबित नहीं कर सकता उसके ऊपर, क्योंकि साबित करने का भार आ चुका है कि पहले वो साबित तो कर दे कि बी मर चुका है, तभी वो बी की डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में साबित करेगा। ठीक है, तो इससे हम समझ में जाते हैं सेक्शन 107 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 108 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है burden of proving that case of accused comes within exceptions। तो जो हमारा सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट था वो हमारा हो गया है अब क्या, सेक्शन 108 हो गया है। ठीक है, सेक्शन सॉरी जो हमारा सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का था कि एक व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन जो भारतीय न्याय संहिता की उसका बचाव लेना चाहता है, कोई और प्रावधान है पीनल लॉ का जिसमें कि उसका डिफेंस बताया गया कि वो इसमें डिफेंस ले सकता है कि अगर उसका वो एक्ट उस सिचुएशन में फॉल कर गया तो उसको बचाव मिल जाएगा, उसका अपराध नहीं रहेगा। तो अब अगर एक व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन जो भारतीय न्याय संहिता में दी गई है उसका बचाव लेना चाहता है तो भाई साबित करने का भार उसके ऊपर ही रहेगा कि वो एक्सेप्शंस उसके केस में फॉल कर रही है। ठीक है, तो हम इसमें सेक्शन 108 को 8 में एक्सेप्शंस को अंडरलाइन कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साइड में लिख लेते हैं बीएनएस की जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, ये जो सेक्शन 108 है ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 100% इंडेक्स वाइज आने वाला है, हर पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये पहले 105 था अब ये बदलकर 108 हो गया तो 100% आने वाला है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 108 की हम बॉडी पढ़ते हैं जो कि बताती है व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, जब एक व्यक्ति को दोषी मतलब जब एक व्यक्ति दोषी है कि उसने कोई अपराध किया है, तो अब देखिए द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, तो जो साबित करने का भार है कि क्या साबित करने का भार है कि कोई ऐसे हालात अस्तित्व में है, कौन से हालात, ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस इन द भारतीय न्याय संहिता, कि एक व्यक्ति को दोषी मान रखा है कि एक व्यक्ति दोषी है कि उसने कोई अपराध किया है और चाहे उसने कोई भी अपराध किया एनी ऑफेंस। अब देखिए द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 or within any special exceptions or proviso contained in any other part of the said संहिता or in any law defining the offence is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances। तो सीधा सीधा सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये बोला गया है कि जो भी व्यक्ति है उसको उस पर केस चलाया हुआ है कि उसने कोई अपराध किया है, और वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है ना वो व्यक्ति है उसका वकील डिफेंस ले रहा है कि इस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। या तो वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो चाइल्ड है तो भाई ऑब्वियसली उसका केस किस में फॉल करेगा, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा कि चाइल्ड कोई अपराध कर देता वो कोई अपराध नहीं होता। या तो एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो अनसाउंड माइंड का है तो उसका केस भी भाई किस में फॉल करेगा, किसमें फॉल करेगा, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा भारतीय न्याय संहिता की। पर कोर्ट अपने आप से यह नहीं मान के चलेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट यकीन करके चलेगा कि जनरल एक्सेप्शंस इस व्यक्ति पर लागू नहीं हो रही हैं, जनरल एक्सेप्शंस की अनुपस्थिति है इस व्यक्ति के लिए। पर अब साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि जनरल एक्सेप्शंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, उस व्यक्ति के ऊपर ही होगा जिसने की अपराध किया और जिसको की अपराध करने के लिए ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 108 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बस इसमें आप ये याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जनरल एक्सेप्शंस जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है जिसके कारण अगर एक व्यक्ति का किया हुआ एक्ट इन जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर जाता है तो वो कोई अपराध नहीं बनता। ठीक है, तो उसके अंदर दिया गया है और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन, या कोई भारतीय न्याय संहिता की कोई स्पेशल एक्सेप्शन है जो कि प्रावधान के नीचे लिखी गई उसमें फॉल करता है तो उस व्यक्ति का वो एक्ट अपराध नहीं बनेगा। और प्रोवाइजो कंटेन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेड संहिता, या फिर कोई प्रोवाइजो है जो कि भारतीय न्याय संहिता में किसी प्रावधान के नीचे प्रोवाइजो है जो कि प्रावधान की भी एक्सेप्शन बताता है, या एक व्यक्ति का एक्ट उस प्रोवाइजो में फॉल कर रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा कि उसका एक्ट इस पर्टिकुलर प्रावधान के प्रोवाइजो में फॉल कर। अब देखिए और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस, कोई और अन्य कानून है जो कि एक अपराध को डिफाइन कर रहा है उसके अंतर्गत फॉल कर रहा है, इज अपॉन हिम, तो उस व्यक्ति के ऊपर ही होगा जो कि जिसको कि ट्राई किया जा रहा है एक अपराध के लिए। एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस, और कोर्ट शैल प्रिज्यूम है मतलब मैंडेटरी ये यकीन करके चलेगा कि इस व्यक्ति के ऊपर जिसकी मैं अपने कोर्ट में ट्रायल चला रहा हूं इसके ऊपर कोई भी जनरल एक्सेप्शंस लागू नहीं होती। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है जो कि कहता है कि मैं जनरल एक्सेप्शंस मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, तो वो ही साबित करेगा कि भाई तेरे ऊपर कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है,
तो ये था हमारा सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे सेक्शन 108 की ए बी सी तीनों की तीनों इलस्ट्रेशन, जिससे हमें सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ए अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो ए एक दोषी है कि जिसने मर्डर किया है। अब देखिए एलिसिस दैट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, तो जो ए जिसको कि दोषी बना रखी, ए ने कोई हत्या की है। तो अब देखिए ए क्या कहता है, ए एलिसिस करता है, ए कोर्ट में बताता है कि जिस समय वो एक्ट कर रहा था मर्डर वाला, मतलब वो एक व्यक्ति को मार रहा था, होमिसाइड कर रहा था, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो दिमागी पागलपन की वजह से समझ नहीं पा रहा था कि वो किस श्रेणी का एक्ट कर रहा है। तो देखिए द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, तो अब साबित करने का भार कि जिस समय वो एक होमिसाइड, एक ह्यूमन किलिंग कर रहा था, ठीक है, उस समय वो अनसाउंड माइंड का था, तो साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो कि बोलता है कि मैं अनसाउंड माइंड का व्यक्ति था जब उसने मर्डर किया था। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्शन 108 की इलस्ट्रेशन ए। हम इलस्ट्रेशन बी पढ़ेंगे जो कि बताता है ए अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो ए दोबारा से एक व्यक्ति है जो कि अक्यूज्ड है, दोषी है कि उसने मर्डर किया, हत्या की। अब देखिए एलिसिस डेड बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो जो ए दोषी है मर्डर का, वो कोर्ट में बयां करता है कि क्या, कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, की एकदम से मेरे को इतना गुस्सा आ गया था, जो कि ग्रेव था और तुरंत वाला गुस्सा था, कि वो डिप्राइव हो गया था, कि उसको सुध बुध नहीं थी कि वो क्या करने वाला है, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आकर ए जो कि दोषी है, जिसके ऊपर मर्डर की ट्रायल चल रही है, वो क्या कहता है कोर्ट में, कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आकर ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध की शक्तियों से डिप्राइव हो गया था, मतलब जो शुद्ध बुद्ध की शक्ति उसके एक ह्यूमन बॉडी में होती है, वो उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से छीन ली गई थी उससे, मतलब ठीक है, उसके ऊपर मतलब इतना उसके दिमाग में गुस्सा आ गया था। अब देखिए द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, अब साबित करने का भार ए के ऊपर ही है कि भाई वो क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन थी कि तेरे को इतना गुस्सा आ गया कि तूने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। तो अब ये साबित करने का भार कि उस समय जब उसने वो एक्ट किया मर्डर वाला, ह्यूमन किलिंग वाला, होमिसाइड वाला, तो वो क्या कर रहा था, उसके वो डिप्राइव्ड हो गया था अपनी पावर, जो कि सेल्फ कंट्रोल करवाती है, जो कि शुद्ध बुद्ध को मतलब कंट्रोल में रखती है, वो पावर उसके पास नहीं थी। तो ये साबित वही करेगा, ए ही करेगा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ए को आया, और जिसकी वजह से, जिस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से वो बिल्कुल डिप्राइव हो गया था, वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आया और वो डिप्राइव हो गया था कि वो शुद्ध बुद्ध में नहीं था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर ही होगा। तो ऑब्वियसली ए तो वकील नहीं है, तो ए के वकील के ऊपर होगा कि मेरे क्लाइंट को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आया था, जिसकी वजह से ये डिप्राइव हो गया था, ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की पावर से डिप्राइव हो गया था, तो इसने मर्डर कर दिया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ए के वकील के ऊपर है या ए के ऊपर है। तो अब इसमें फायदा क्या मिलेगा उसको, अगर उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन प्रूव कर दी, साबित कर दी, ठीक है, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हमारे मर्डर की एक्सेप्शन 1 है। तो अगर एक्सेप्शन 1 उसने साबित कर दी, तो उसका जो मर्डर का एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में फॉल कर जाएगा, तो उसको 10 साल की या फिर उम्र कैद की सजा मिल सकती है, पर फांसी की सजा से वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 108 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन सी, जो कि बताती है सेक्शन 117 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइड दैट हूएवर, तो सेक्शन 117 प्रावधान है, एक सेक्शन 117 प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता का, जो कि बताती है क्या, हूएवर, तो जो कोई भी, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन except in the case provided by subsection 2 of section 122 voluntarily causes grievous hurt shall be subject to certain punishments। तो सेक्शन 117 भारतीय न्याय संहिता को बताता कि जो कोई भी, और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जो केसेस प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता में, वो एक्सेप्शन है, वो नहीं लगेंगे, वो लागू नहीं होंगे। तो देखिए सेक्शन 117 क्या बताता है, whoever, जो कोई भी, voluntarily causes grievous hurt, तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से घातक चोट पहुंचाता है, ठीक है, शैल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन पनिशमेंट, तो उसको निम्नलिखित पनिशमेंट सजा मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ए इज चार्ज विद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 117। तो अब ए एक व्यक्ति है जिसको की चार्ज किया गया है, जिस पर की केस चला रखा है कि उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया एक व्यक्ति को, और उसको सेक्शन 117 भारतीय न्याय संहिता के तहत चार्ज किया हुआ है। अब देखिए द बर्डन ऑफ प्रूफ द सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122 लाइज ऑन ए। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि साबित करने का भार
कि जो ए जिसके ऊपर सेक्शन 117 का चार्ज लगाया है कि उसका केस जो उसने ग्रीवियस हर्ट एक व्यक्ति को पहुंचाया उसका केस सेक्शन 117 में फॉल नहीं कर रहा, उसका केस तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 में फॉल कर रहा है कि वो ग्रीवियस हर्ट नहीं कहलाया जाएगा, तो वो अपराध नहीं बनेगा। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, साबित करने का भार किसके ऊपर है कि एक अपराधी का केस सेक्शन 117 में फॉल नहीं कर रहा है, सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता में फॉल कर रहा है, तो उसी के ऊपर है जो कि बताता है कि मेरा केस 117 में फॉल नहीं कर रहा और मेरा केस 122 सबसेक्शन 2 में फॉल कर रहा है, जिसमें कि यही बताया गया है कि ग्रीवियस चोट कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे देता है तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, उसको थोड़ी बहुत सजा मिलेगी, उतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी 117 में उसको मिलती। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इलस्ट्रेशन सी ऑफ सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो हमारी इलस्ट्रेशन सी है ना, वो स्पेशल एक्सेप्शन का वो एनी स्पेशल एक्सेप्शन जो हमारे सेक्शन 108 की बॉडी में लिखे गए ना उसका एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, अब एनी स्पेशल एक्सेप्शन इसमें क्या दिख रही है कि भाई एक व्यक्ति को चार्ज किया गया है कि उसने ग्रीवियस चोट पहुंचाई है और उसको सेक्शन 117 के तहत चार्ज किया गया है, 117 के तहत चार्ज किया हुआ है। अब वो कहता है कि नहीं, मैंने जो ग्रीवियस चोट पहुंचाई ना वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में पहुंचाई, तो मेरा केस सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 में फॉल करना चाहिए और मेरे को जो आप ग्रीवियस हर्ट में मेरे को सजा दोगे ना 10 साल की या 12 साल की, वो मेरे को उतनी नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को तो 122 सबसेक्शन 2 के तहत सजा मिलनी चाहिए, 2-3 साल की मिनिमम। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पेशल एक्सेप्शन का फायदा उठाना चाह रहा है ए, तो भाई साबित करने का भार भी ए के ऊपर है कि उसका केस स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करता है। और स्पेशल एक्सेप्शन कौन सी, जो भारतीय न्याय संहिता की स्पेशल एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का लास्ट प्रावधान जो कि है सेक्शन 109 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जो कि बताता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। अब साबित करने का भार उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को जो कि स्पेशली एक व्यक्ति की नॉलेज में, जानकारी में है। ठीक है, कि अब भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मेरा इरादा क्या है, इस आपको पढ़ाकर मैं आपको एक एक घंटे की डेली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, 1 घंटे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, 1 घंटे की भारतीय न्याय संहिता की कंटिन्यूअसली 1 महीने से वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको। तो अब इसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें मेरा क्या मुनाफा है, ये मेरी जो ये तथ्य है मेरी नॉलेज में ना कि मैं आपको पढ़ा के मैं क्या पाना चाहता हूं। तो अब ये साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, जिसकी नॉलेज में वो एक स्पेशली नॉलेज में जो तथ्य है तो मेरे ऊपर ही रहेगा। अब देखिए हम सेक्शन 109 की बॉडी पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, जब एक तथ्य स्पेशली बिल्कुल स्पेशली, मतलब स्पेशली को क्या बोलते हैं, खास तौर पर, हाँ खास तौर पर। देखिए, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, जब एक तथ्य खास तौर पर एक व्यक्ति की जानकारी में है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। तो अब जिस व्यक्ति की जानकारी में, नॉलेज में वो खास तथ्य है, तो साबित करने का भार कि वो तथ्य है भी या नहीं है, तो उसी व्यक्ति के ऊपर है जिसकी स्पेशल नॉलेज में वो तथ्य है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 109। हम इसमें मार्क कर लेंगे ये वाला स्पेशली विद इन द नॉलेज मार्क कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन 109 में जो बॉडी में स्पेशली विद इन नॉलेज जो वर्ड्स है ना उसको हम मार्क कर लेंगे, इससे हम समझ जाएंगे कि हाँ ये वाला सेक्शन है। हम देखिए अब सेक्शन 109 की इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ए, व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन, जब एक व्यक्ति कोई कार्य कर देता है और जो व्यक्ति एक कार्य किया ना तो उस व्यक्ति ने वो कार्य एक इंटेंशन, इरादा पूर्वक किया। अब देखिए, अदर देन दैट विच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्ट सजेस्ट, और जिस व्यक्ति ने कार्य किया वो कार्य इरादन पूर्वक, इंटेंशन पूर्वक तो किया, पर कैसा, अदर देन दैट विच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट सजेस्ट, पर जो एक्ट उसने किया ना, जो उस एक्ट का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, और जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात हैं, जिस हालातों में एक्ट हुआ, वो क्या करते हैं, वो उसको मतलब संक्षेप में समझा नहीं पा रहे कि एक व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, ठीक है, कि वो समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्ट इसके कैरेक्टर के लायक था या इस सर्कमस्टांसेस में बयां हो रहा था या नहीं हो रहा था। अब देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम, कि अब एक व्यक्ति की वो इंटेंशन थी या नहीं थी तो उसी व्यक्ति के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ कि तेरी वो इंटेंशन थी या नहीं थी, तो वो ही साबित करेगा। ठीक है, तो मतलब हमारा इलस्ट्रेशन मोटी ये बात होता है कि एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया और उस व्यक्ति ने जब वो कार्य किया ना तो एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ किया। तो अब इंटेंशन क्या है यहाँ, स्पेशली एक फैक्ट है जो कि स्पेशली विद इन नॉलेज है।
अब इंटेंशन क्या है, इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड है। या मेरी इंटेंशन क्या है कि आपको पता लग रही है, आप, अब मैं 1 घंटे बाद भाई बाहर जाने वाला हूँ भाई, अब मैं बाहर जाके गाड़ी चलाते हुए क्या सोच रहा हूँ कि आपको दिख रहा है, वो मेरा इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड है। तो यही कह रहा है कि एक एक्ट करने में क्या मानसिकता थी, एक व्यक्ति को पता है, ठीक है, पर उसने जो एक्ट किया ना, उसने जो एक्ट किया वो उस मानसिकता के अकॉर्डिंग और उस सरकमस्टांस के अकॉर्डिंग मेल नहीं खा रहा है। तो वो मानसिकता कि उसकी अच्छी मानसिकता थी या उसकी थोड़ी मलिन मानसिकता थी, तो वो ही साबित करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति ने एक्ट किया है, उस पर केस चल रहा है कोई कि उसने एक एक्ट कर दिया, एक कार्य कर दिया जो कि उस एक्ट के करेक्टर को और सरकमस्टांसेस को मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने कि इंटेंशन पूर्वक एक एक्ट किया था, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 109 की इलस्ट्रेशन ए, जो कि नई ऐड हुई है हमारे किस में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब हम इसकी मोस्ट पॉपुलर इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सेक्शन 109 की, और वो कौन सी है, सेक्शन 109 की इलस्ट्रेशन बी, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि हरियाणा के पेपर में इलस्ट्रेशन आई थी और सभी बच्चों ने सही भी किया था आंसर, पर हमारे एचपीएससी के एग्जामिनर्स ने सबका गलत कर दिया था। अब देखिए, ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट। तो अब ए पर केस चलाया गया है कि ए ने रेलवेज में, मतलब रेलवे में सफर किया है और विदाउट टिकट, की ए के पास कोई टिकट नहीं थी और ए ने रेल की यात्रा कर ली और उसके पास कोई टिकट नहीं थी। अब टीटी ने पकड़ लिया, अब उसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज कर दिया गया उसको, ठीक है। अब देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। या अब साबित करने का भार कि उसके पास टिकट थी, ए के पास टिकट थी, तो किसके पास रहेगा, ऑब्वियसली ए के ऊपर ही रहेगा, जिसको कि चार्ज किया गया कि उसके पास कोई टिकट नहीं थी, ठीक है। स्पेशली अब ये क्या था, ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल हमारा हरियाणा के पीटी एग्जामिनेशन जुडिशरी 2024 में आया था, जो कि 3 मार्च 2024 को हुआ था। और मेरा तो भाई ये सही था, पर हमारे एग्जामिनेशन ने हमारे 4.5 नंबर काट लिए थे और ये नहीं पता क्यों काट लिए थे, ठीक है। तो अब इलस्ट्रेशन भी सीधा सीधा क्या कहती है, अब यह टिकट का होना और टिकट का ना होना, ठीक है। अब टिकट का होना, तो ये क्या है, ये तथ्य है ना जो कि स्पेशली नॉलेज में एक व्यक्ति की। अब एक व्यक्ति को चार्ज कर दिया गया है कि भाई तू रेल में यात्रा कर रहा था बिना टिकट के, तो अब वही वो तुरंत अपनी टिकट दिखा देगा जेब से निकाल के कि ये देखिए ये तथ्य है, मैंने अपनी जेब से निकाला और ये तथ्य क्या है, ये देखिए मेरे पास टिकट है। आप कैसे कह रहे हो कि मैंने चार्ज मैं रेल में यात्रा कर रहा हूँ बिना टिकट के, वो तथ्य अब जेब से निकाला, जो तथ्य जेब से निकाला ना, वो टिकट जेब से निकाली, तो क्या है, वो तथ्य है, क्या है वो, स्पेशली विद इन नॉलेज। अब वो एक ही नॉलेज में है ना कि हाँ मेरे पास टिकट है या नहीं है। अब तो ये कौन साबित करेगा, वो ए ही साबित करेगा जिसको कि चार्ज किया गया है कि वो रेल में यात्रा कर रहा था बिना टिकट के। तो साबित करने का भार कि उसके पास टिकट है, तो उसी व्यक्ति के ऊपर है, ए के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा होता है यहीं पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 109 भी कंप्लीट। तो आज वाले लेक्चर में हमने कौन कौन से प्रावधान पढ़े, हमने आज पढ़े हैं सेक्शन 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। आज हमने 9 प्रावधान हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पढ़े हैं। अब हमारी क्लास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यहीं पूरी होती है आज वाली। अब कल वाली क्लास में मैं सेक्शन 110 वाले प्रावधान के आगे वाले प्रावधान पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे ईमेल पर आप मैसेज कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल डाल रहा हूँ, तो मैं आपको वो मैसेज बता दूंगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।